चलिए चर्चा करते हैं हम लोग फिर से एक बार देखते हैं। कल का टॉपिक चल रहा था हम लोगों का परासरण दाब। क्या है परासरण दाब और परासरण दाब के कैसे प्रकार हम लोगों ने कल पढ़े थे, और इसी में समपरासारी, अति परासारी, अल्प परासारी, समदाबी विलयन, ये सारा हम लोग पढ़ चुके थे। फिर से एक बार इन सबको दोहराते हैं और दोहराकर आगे बढ़ते हैं। जरा ध्यान दीजिए। परासरण दाब क्या बताया गया था? जो विलायक के कण, किसके कण? विलायक के कण। अगर विलायक के कण मान लेते हैं कि यहाँ बीच में अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है और एक तरफ विलायक के कण जिसमें से विलयन जो भरा हुआ है, एक तरफ तल है और एक तरफ सांद्र। अगर विलायक के कण कहाँ से? अर्धपारगम झिल्ली में से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह अपने आप प्रवाहित हो रहे हैं, तो ऐसे घटना को हम क्या कहते थे? परासरण। और इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब। समझिएगा, यहीं से आज हम सीखेंगे एक टॉपिक है हमारा प्रतिपरासरण। प्रतिपरासरण। चलिए ध्यान से देखते हैं। कभी आप किसी दुकान में जाएं और कहे भैया प्रतिपरासरण वाला पानी दे दो, कौन सा पानी? कोई देगा दुकानदार? क्या होता है प्रतिपरासरण वाला पानी? आरओ सुने? आरओ का पानी जो होता है इसको हम अंग्रेजी में रिवर्स ऑस्मोसिस क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। उसकी हिंदी प्रतिपरासरण ही है। समझ गए? तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। चलिए ध्यान देते हैं क्या है। ध्यान से समझिए। अभी हमने क्या कहा कि अभी जो विलायक के कण कहां से कहां जा रहे हैं? तनु विलयन से सांद्र विलयन। हमने क्या किया? यहां से दाब लगा दिया और दाब लगाकर इस परासरण की क्रिया को क्या किया? रोक दिया। लेकिन अगर ये परासरण की क्रिया जो रुकी है जिस दाब पर, यहां से अगर हम थोड़ा सा दाब क्या करें? ज्यादा लगा दें। थोड़ा सा दाब क्या लगाए? ज्यादा। तो अभी हमने रोकने के लिए इधर से दाब लगाया, तो ये क्रिया जो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर हो रही थी, ये क्या हो गई? रुक रही। ठीक है। लेकिन अगर इससे हम थोड़ा सा दाब और लगा दें तो यही जो सांद्र विलयन है उल्टा कहाँ जाने लगेगा? तनु विलयन की ओर। किसकी ओर? तनु विलयन की ओर। तो हम कह सकते हैं यदि इस परासरण की क्रिया में परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाए, परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाए, तो जो विलायक के कण वो कहां से? सांद्र विलयन से वापस तनु विलयन की ओर जाने लगेंगे। इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिपरासरण। ठीक है। इसी में जो परासरण है, परासरण के हम लोग दो प्रकार और पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अंतः परासरण और एक पढ़ेंगे बाह्य परासरण। क्या है अंतः परासरण और बाह्य परासरण? जैसे हमने एक बीकर लिया और इसमें क्या किया? पानी भर दिया। समझिएगा जरा। जैसे हम लोगों के यहाँ सुबह सुबह नाश्ते में क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं ताकत लाने के लिए क्या खाना चाहिए? चने। ठीक है। तो हम इसमें चने क्या करेंगे? भिगो देंगे। तो जब चने को भिगोया तो बताओ पानी बाहर से चने के अंदर प्रवेश करेगा कि चने के अंदर से बाहर निकल आएगा? बाहर से अंदर की ओर। अर्थात चना क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। कभी कभी घर में पूड़ी बनाने के लिए दाल भिगो देते हैं, तो दाल जब भिगो देते हैं तो उसको भीगने के बाद पानी क्या होता है? अंदर प्रवेश कर जाता है और उसके आकार में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार दाल हो, ये सब है। अंगूर है, किशमिश जो है, उसको जब क्या किया जाता है? हम दूध में डाल दें या खीर में डालें तो उसका आकार भी क्या होता है? बड़ा हो जाता है। यहाँ सभी प्रक्रियाओं में क्या हो रहा है कि जो परासरण की क्रिया हो रही है वो कहां से कहां हो रही है? बाहर से अंदर की ओर। इसलिए ऐसे परासरण को क्या कहेंगे? अंतः परासरण। कौन सा परासरण? अंतः परासरण।
इसी का उल्टा सोचें। जैसे हम लोगों ने एक उदाहरण बताया था कि यदि फूले हुए अंडे को नमक के जली विलयन में डुबो दिया जाए, अंडा क्या होता है? सिकुड़ जाता है। अर्थात इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि अंडे के अंदर का जो पानी है वो निकलकर नमक के जली विलयन यानी बाहर की ओर आ रहा है। तो यहाँ भी परासरण हो रहा है, लेकिन चूंकि अंदर से बाहर की ओर हो रहा है इसलिए इस परासरण को क्या कहेंगे? बाह्य परासरण। इसी प्रकार जैसे फूले हुए अंगूर को यदि हम किस में डाल दें? जलाव में, सीरे में डाल दें, तो क्या होगा? परासरण की क्रिया होगी, लेकिन कहाँ? अंदर से बाहर की ओर। तो ऐसे परासरण को हम क्या कहेंगे? बाह्य परासरण। ठीक है, चलिए इसी परासरण से संबंधित हमारे पास दो अन्य परिभाषाएं हैं, बायल वान ठाप और चार्ल्स वान ठाप समीकरण। चलिए ध्यान देते हैं क्या है बायल वान ठाप और चार्ल्स वान ठाप समीकरण। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं बायल वान ठाप समीकरण। ठीक है, देखिए हमारे पास तीन चीजें हैं, P है, C है, T। क्या क्या है? P, C, T। दाब है, परासरण, सांद्रता है और परम ताप है। क्या है? परम ताप। क्या है? तीन चीजें, दाब है, सांद्रता है, परम ताप। क्लियर? समझिएगा। तो पहला बायल वान ठाप का समीकरण है P समानुपाती C। P समानुपाती C। इन तीनों में क्या नहीं दिख रहा है? T नहीं दिख रहा। जो नहीं दिख रहा उसको क्या करेंगे? स्थिर मान लेंगे, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप। चलिए तो हम परिभाषा बनाते समय सबसे पहले शुरुआत भी यही से करेंगे, स्थिर ताप पर। किस पर? स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब, स्थिर किसी विलयन का परासरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती। देख देख समझ जाओगे। स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब क्या होगा? विलयन की सांद्रता के क्या होता है? समानुपाती होता है। चलिए कैसे समानुपाती होता है ध्यान से देखेंगे। हम लोग जानते हैं समानुपाती चिन्ह जैसे ही हटाते हैं एक नियतांक के जोड़ देंगे। P अपान C बराबर नियतांक यानी के। अगर हम मान लें कि हमारे पास दो भिन्न भिन्न विलयन जिनके परासरण दाब क्रमशः P1, P2 और सांद्रताएं C1, C2 है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे? P1 अपान C1 बराबर P2 अपान C2। समझ में आ गई बात? ये कब का है? जब दो विलयन की सांद्रताएं क्या हो? भिन्न भिन्न। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे क्या कह सकते हैं? ये हमारा जो समीकरण होगा कौन सा होगा? बायल वान ठाप समीकरण। दूसरा देखते हैं हम लोग कौन सा समीकरण? चार्ल्स वान ठाप समीकरण। कौन सा समीकरण? चार्ल्स वान ठाप समीकरण। चलिए चार्ल्स वान ठाप समीकरण देखते हैं क्या है। P समानुपाती T, P समानुपाती T।
क्या नहीं दिख रहा है इस बार? तो स्थिर सांद्रता पर क्या बनेगा? स्थिर सांद्रता पर, स्थिर किसी विलयन का परासरण दाब, किसी विलयन का विलयन के परम ताप के समानुपाती होता है, विलयन के परम ताप के समानुपाती होता है। स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब विलयन की सांद्रता परम ताप के क्या होता है? समानुपाती होता है। लिख लेंगे आप लोग, फिर से देख लो एक बार। स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब विलयन के ताप के क्या होता है? समानुपाती। यहां से देखिए समानुपाती चिन्ह हटाते हैं, एक नियतांक के जोड़ते हैं। अगर इस टी को इधर लाए तो पी अपान टी बराबर के। इस नियतांक को हम क्या लिख सकते हैं? यदि हमारे पास दो अन्य विलयन है जिनके परासरण दाब P1 P2 और उनके परम ताप T1 व T2, तो क्या लिख सकते हैं? P1 अपान T1 बराबर P2 अपान। अब पक्षांतर करके भी इनको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं P1 अपान P2, ये उधर चला जाएगा P1 अपान P2। ठीक है, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे इसके बाद ये डायरेक्ट कैसे आ जाता है। ठीक है, तो समझिएगा, जैसे पहले विलयन के लिए अगर मान लेते हैं P1 अपान T1 बराबर के हो जाता है, दूसरे विलयन के लिए P2 अपान T2 बराबर के। समीकरण के एक पक्ष बराबर दोनों पक्ष बराबर कर ले तो बन जाएगा P1 अपान T1 बराबर P2 अपान T2। तो समझ में आया कि नियतांकों को हम कैसे एक से अधिक रूपों में लिख पाते हैं, इस तरीके से। हाँ, एक चीज याद रखना, यहाँ पर इस बार इस चीज को हम कह रहे हैं ये परम ताप है। कौन सा ताप? परम ताप। और परम ताप किसको कहते हैं? केल्विन ताप को। किसको? केल्विन ताप। तो आपका यहाँ पर जो ताप होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए? केल्विन में। किसमें होना चाहिए? केल्विन में होना चाहिए। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? चलिए, इसके बाद अगला हमारा टॉपिक होगा क्वथनांक। क्या चीज है? क्वथनांक। क्वथनांक। अच्छा, इसी के साथ क्या हम क्वथन को सीख लें? किसको? क्वथन को। क्वथनांक और क्वथन। समझिए, हमारे पास क्या है? द्रव है। क्या है? द्रव। इस द्रव को हम क्या दे रहे हैं? ऊर्जा, यानी उष्मा दे दें अगर थोड़ी सी इसको, तो क्या होगा? गर्म होगा। कण क्या होंगे? ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, उसके बाद इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, फिर ये तली पे छोड़कर ऊपर जाने लगेंगे। इस तरीके से ये प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी। और पानी जो है आपका ये क्या होगा? गर्म होगा। गर्म होने के बाद वाष्पित होना चालू होगा, फिर ये एक स्थिति ऐसी आएगी उबल भी जाएगा। तो हम लोग जो पहले पुरानी परिभाषा बनाते चले आ रहे हैं कि जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है, जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है, तो उस ताप को, यानी जिस ताप पर द्रव उबल रहा है उस ताप को क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वथनांक। ठीक है, लेकिन जरा समझिएगा, अब आधुनिक परिभाषा जो है इससे कई बार ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, इसी परिभाषा को सीधा देकर पूछ लेते हैं कि क्या है। चलिए, हम जानते हैं कि हम सभी इस वायुमंडल में उपस्थित हैं। इस वायुमंडल में जो ऊपर वायु है वो हम पर क्या करती है? दाब लगाती है। और वायुमंडल द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। अगर वो हम पर लगा रहा तो अगर हम बर्तन में पानी रखें तो क्या उस पर नहीं लगाएगा? शुरुआत में निकल के बाहर क्यों नहीं चला जाता? ऊपर से वायुमंडलीय दाब लगा। यानी जैसे आपको कोई ऊपर से दबा रहा हो, ठीक, तो आप रुके हुए। अब आप इससे मुक्त कब होंगे?
जब इसके बराबर या इससे ज्यादा दाब हम भी लगाए। होता क्या है, जब इसको गर्म करते हैं तो ऊपर का जो दाब है यानी वायुमंडलीय दाब, ये ऊपर से दाब जो लगा है वो इस वाष्प के द्वारा लगाए गए दाब के अगर बराबर पहुंच जाए या इससे ज्यादा हो जाए तो उस स्थिति में पानी क्या होता है, वाष्पित होने लगता है, यानी क्वथन की क्रिया चालू हो जाती है। और जिस ताप पर यह घटना हो जाए तो उस ताप को हम क्या कहेंगे, क्वथनांक। तो समझते हैं कि इंटर लेवल की हमारी जो परिभाषा क्वथनांक की बनेगी, क्या बनेगी, वो ताप जिस पर कोई द्रव, ठीक है, या मान लो जिस पर किसी द्रव का दाब और कौन सा वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। और इस क्रिया को क्या कहेंगे, तथा इस क्रिया को क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं। समझिएगा, वो ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है क्वथनांक कहलाता है, तथा इस क्रिया को क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें पानी यानी जल, ये कितने डिग्री पर ये क्रिया होती है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम कह सकते हैं कि किसका, जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे एसीटोन का CH3COCH3 लगभग 58 डिग्री सेल्सियस, कितना 58। मेथिल एल्कोहल का लगभग 64.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक, एस्टल्डिहाइड का लगभग 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सब क्या है, इनके क्वथनांक। ठीक है, क्वथनांक समझ गए, क्वथन की क्रिया समझ गए। अब समझते हैं, आएगा एक शब्द क्वथनांक का उन्नयन। कौन सा टॉपिक है, क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, क्या है क्वथनांक का उन्नयन। अगर हम बात करें, ये जल है, जल का ताप अभी कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसमें नमक थोड़ा सा मिला दें, क्या अब ये विलायक बचा, नहीं ना, क्या बच गया, क्या बन गए, विलेय। तो इसका जो क्वथनांक होगा अब वो 100 नहीं होगा, क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ गया, मान लो 100.34। ठीक है, तो क्या यूं कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 0.34 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, क्या ये कह सकते हैं वृद्धि हुई कि कमी हुई, वृद्धि हुई। वृद्धि को आपने सीखा होगा हिंदी की शुद्ध साहित्यिक भाषा में उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो क्या ये कह सकते हैं कि क्वथनांक में क्या हुआ, उन्नयन हुआ। क्या हुआ, उन्नयन। तो मतलब समझ गए, उन्नयन मतलब क्या हुई, वृद्धि। अब किसके किसके बीच देखा गया, ये किसका था, विलयन का, ये किसका था, विलायक का। ठीक है, तो टी विलयन माइनस टी विलायक। तो विलायक तथा विलयन यानी विलयन और
विलायक के क्वथनांकों का अंतर, विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर क्या कहलाता है? क्वथनांक का उन्नयन। इसे काहे से प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा टीवी से। बॉइलिंग टेम्परेचर, फिर से समझिए, परिभाषा अपने आप बनाइए, इसको लिखिए। क्या लिखेंगे? विलयन और विलायक, विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर क्या कहलाता है? क्वथनांक का उन्नयन। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा टीवी से। किससे? डेल्टा टीवी से। ठीक है, आप ध्यान से समझिए। इसी डेल्टा टीवी की मदद से, अर्थात क्वथनांक के उन्नयन से, अणुभार की गणना, इसके अणुभार। तो क्या होता है सूत्र? स्मॉल m बराबर, ठीक है, क्या होगा? स्मॉल m बराबर 1000 इंटू kb इंटू स्मॉल w बटे डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल W। समझ गए? फिर से, यहाँ पर स्मॉल m क्या है? विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। kb क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। W क्या है? स्मॉल, विलेय का भार। डेल्टा टीवी क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। कैपिटल W क्या है? विलायक का भार। तो स्मॉल m क्या मिला? विलेय का अणु भार। कैपिटल स्मॉल W क्या मिला? विलेय का भार। कैपिटल W, ये स्मॉल W था ना, विलायक का भार। किसका भार? विलायक का भार। फिर इसके बाद डेल्टा टीवी क्या है? डेल्टा टीवी क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन। बताओ, ये टॉपिक समझ में आ गया? कोई दिक्कत?